हाँ प्यारे बच्चों, लाठी हेरा था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी साथी, जैसा कि आप जान रहे हैं कल की क्लास में हम लोगों ने विधिवत तरंग गति का चैप्टर स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर है, पढ़ा भी था। आपको एक बार और समझाना चाहूंगा कि किसी माध्यम में विक्षोभ के लगातार आगे बढ़ते रहने की गति तरंग गति कहलाती है। ध्यान से सुन लिया, किसी माध्यम में विक्षोभ के लगातार आगे बढ़ते रहने की गति कौन सी गति कहलाती है? किसी माध्यम में विक्षोभ के लगातार आगे बढ़ते रहने की गति तरंग गति कहलाती है। और ध्यान दीजिएगा, तरंगे दो प्रकार की होती है। पूछो कौन कौन? यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। कल बढ़िया जो है उनेसा से पूछकर चार्ट बनाते हुए समझाए थे कि ऐसी समस्त तरंगे जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता हो, वे सभी तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। और जिन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। टीवी से संबंधित, दूरदर्शन, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और उसके बाद बच्चों, आपको जैसा कि हमने समझाया था कि यांत्रिक तरंगे अध्ययन में सरलता हेतु पुनः दो भागों में बांट दी गई हैं। अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगे माने जिन तरंगों का संचरण माध्यम की दिशा के लंबवत हुए हैं, वे तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस माध्यम में और द्रव के तल पर उत्पन्न हुए हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे जब संचरित हो तो धनात्मक विस्थापन की स्थिति श्रृंग और ऋणात्मक विस्थापन की स्थिति। अनुप्रस्थ तरंगों में अधिकतम विस्थापन आयाम दो क्रमागत, देखो कंपटीशन की बातें हैं, सब इतना डीप में कोई नहीं समझाता। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य। एक तरंग द्वारा चली गई कुल दूरी तरंगदैर्घ्य। एक श्रृंग से एक गर्त के बीच की दूरी λ/2, समय t/2। और बच्चों, आपको समझाए थे कि अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण में प्रकाश तरंगे आती हैं या जल सतह पर बनी तरंगे। ऐसी समस्त तरंगे जिनका संचरण माध्यम की दिशा में हुए है, वे तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैस माध्यम में, तीनों ही माध्यमों में संचरित होती हैं। और वीआईपी उदाहरण अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्वनि तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे जहां पास पास होती हैं वह अवस्था संपीड़न है। और अनुदैर्घ्य तरंगे जहां दूर दूर हुए हैं वह अवस्था विरल है। प्यारे साथियों, सभी प्रकार की तरंगों के वेग का सूत्र बताए थे। 19वां को याद है? अनुप्रस्थ तरंगे जब ठोस माध्यम में संचरित हुए हैं तो उनके वेग का सूत्र v √η ∗ d। बोलो ईटा क्या है? माध्यम का गिरता गुणांक। डी क्या है? माध्यम का। और अनुप्रस्थ तरंगे जब तनी हुई डोरी में संचरित हुए हैं तो उनका सूत्र √T/m। बोलो टी क्या है? तनाव बल। m क्या है? एकांक लंबाई का तत्व। अब बच्चों, अनुदैर्घ्य तरंगे जब ठोस में चलती है तो उनके चाल का सूत्र √y/d। द्रव और गैस माध्यम में जब अनुदैर्घ्य तरंगे चलनी है तो उनका वेग √b/d। बी फॉर बल्क मॉडुलस, आयतनात्मक प्रत्यस्थ गुणांक। डी फॉर डेंसिटी, घनत्व। तो ऐसा ही हम जानते थे उनेसा जी
कि इतना बातें हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। अब आज जो है हम चाचा से आपको मिलवाएंगे, न्यूटन चाचा से। जो ध्वनि तरंगे हैं, जब ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में ध्वनि तरंगे जब संचरित होती हैं तो तीनों माध्यमों में इनका वेग होता होगा। तो ध्वनि तरंगों का कल की क्लास में ठोस माध्यम में वेग √y/d, द्रव माध्यम में वेग v/d, लेकिन हम चर्चा गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग या ध्वनि का वायु में वेग करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए जरा, आज आप लोग बोर्ड देखिए। ध्वनि तरंगे मतलब कौन सी तरंगे? फिर बोलना, अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगों माने का वायु में मतलब उन्हें सर देखो मत, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, गौर फरमाइएगा। आज सब लोगों को अच्छे से समझा देंगे। अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार है। कोई पढ़ाई नहीं, ये भी लिख कर दे रहा हूं। ध्वनि तरंगों मतलब हम अनुदैर्घ्य तरंग की बात कर रहे हैं। वायु में वेग निकालना चाहते बने, तो जब ध्वनि तरंगे वायु में संचरित होती हैं, माने गैसीय माध्यम में संचरित होती हैं, तो इनके वेग का सूत्र क्या होता है? √v/d। जानते हैं कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अंजलि स्क्वायर जब ध्वनि तरंगे, ध्यान से देखिएगा, नाडिया वाला ध्वनि तरंगे, ध्यान यहां बोर्ड पर लगा, इधर उधर कहां जा रहा है? ध्वनि तरंगे वायु में संचरित होती है, तो आपको बता चुके हैं कि जब ध्वनि तरंगे वायु में संचरित होती हैं तो उनका वेग v बराबर √b/d होता है कि नहीं? कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी समझा देंगे जल्दी से। ध्वनि तरंगों के वेग ऐसा बेटा v बराबर √b/d होता है कि नहीं? यहां तक किसी कोई दिक्कत कि जब हमारी ध्वनि तरंगियां हवा में या वायु में गुजरे तो ध्वनि तरंगे जब माध्यम में संचरित हुए हैं तो उनका वेग v बराबर √b/d। लेकिन चाचा न्यूटन चाचा मर गए यहां आकर। न्यूटन ने ध्वनि तरंगों को चलते हुए देखा ध्वनि तरंगे यहां से यहां चल रही, जैसे हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है। तो इन्होंने कहा कि जब ध्वनि तरंगे संचरित हो रही हैं माध्यम में, तरंगे ट्यू जा रही हैं आप तक हमारे मुंह से निकल कर, तो क्या यहां गर्मी लगने लगी क्या आप लोगों को? माने माध्यम का टेम्परेचर नहीं बदला, जबकि ध्वनि तरंगे चल रही हैं। कि हम अच्छे तेज बोलते रहे, बात करते रहे, पढ़ाते रहे, आप लोगों को गर्मी लगने लगी पढ़ाने की वजह से या बोलने की वजह से? होता है ऐसा? तो न्यूटनवा ने कहा, ताड़ दिया न्यूटनवा ने, कि जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का ताप स्थिर बना रहता है। माने ध्वनि तरंगों का संचरण समतापी प्रक्रम होता है, क्योंकि यहां ताप स्थिर बना हुआ है ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान। तो उसने कहा कि जब ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान माध्यम का ताप नहीं बदल रहा है, यह समतापी प्रक्रम है, तो इसका मतलब आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के बजाय यह समतापी प्रत्यास्थता गुणांक लगना चाहिए कि नहीं? कौन बता के मर गया? न्यूटन के अनुसार, ध्यान देना है सर, बहुत मस्त समझा हुआ, ध्यान देना। ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान, भाई बताओ तुम समय गर्मी लागत है ना लागत? संचरण के दौरान माध्यम का ताप
नहीं बदली है, इसलिए यह प्रक्रम कैसा होगा, माने ध्वनि तरंगों का संचरण समतापी प्रक्रम होगा। और इसलिए आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के बजाय कौन सी प्रत्यास्था यूज होनी चाहिए, इसलिए ध्वनि तरंगों के संचरण की प्रक्रिया में बी के स्थान पर, बी बोले तो ईटी होना चाहिए। एक है मतलब समतापी प्रत्यास्था गुणांक। इसलिए ध्वनि तरंगों का वेग न्यूटनानुसार, ध्वनि तरंगों का वेग न्यूटनानुसार ईटी अपॉन डी, और ईटी बराबर हम सिद्ध करा चुके हैं। और रुद्धोष प्रक्रम वाले पाठ में हमने सिद्ध कराया था समतापी प्रत्यास्था गुणांक प्रारंभिक दाब पी के बराबर होती है। तो यहाँ ईटी जगह क्या राइट कर दें, और ये पी बटा डी प्यारे बच्चों ध्वनि तरंगों का न्यूटन द्वारा दिया गया सूत्र है। ध्वनि तरंगों का की चाल का न्यूटन सूत्र है। कोई दिक्कत आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी पूछता है ध्वनि तरंगों की चाल के न्यूटन का सूत्र ज्ञात करिए, तो यहां तक हो गया। फिर पूछता है कि न्यूटन के ध्वनि के तरंगों के चाल के सूत्र में कमी बताइए, और इनका संशोधन लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने किया, तो संशोधित सूत्र भी बताइए। तो ये तो न्यूटन का सूत्र आ गया। अब इस सूत्र की कमी, न्यूटन सूत्र की कमी, तो देखो जरा न्यूटन सूत्र में कमी निकाल रहे हैं, क्या इस सूत्र में गड़बड़ी थी। ठीक, देखो बच्चों जो ध्वनि तरंगों के न्यूटन का सूत्र आ गया है v बराबर अंडर, एक ही डेरिवेशन इस पूरे चैप्टर में मस्त समझा दे रहा है, रट उठेगा। ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र अंडर रूट पी बाई डी आया, कोई दिक्कत। आपको बताना चाहूंगा कि P बराबर लोगों ने पता लगाया है वायुमंडलीय दाब P का मान हमेशा 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो ना, काफी बार देखो यहाँ है। तो यहाँ पर जो है ध्वनि तरंगों के संचलन के दौरान वायुमंडलीय दाब का मान ये होता है, और वायुमंडल में जो हवा होती है उसका घनत्व 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और जब P और D का मान इस सूत्र में रख दिया जाए तो ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र आ जाना चाहिए कि नहीं। तो माने न्यूटन के हिसाब किताब से जो ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र आया है उसमें अगर P का मान और D का मान रख दिया जाए तो ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र आ जाएगा कि नहीं। लेकिन जब इसको हल किया गया तो 280 मीटर पर सेकेंड आया, माने न्यूटन के अनुसार ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र 280 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। लेकिन बच्चों न्यूटन के बहुत पहले ही एक फेमस वैज्ञानिक थे फोको ने ध्वनि तरंगों के वेग का अपने प्रेडिकल के आधार पे वायु में वेग पता लगा लिया था, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो माने फोको आज वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र क्या पता किया है, लेकिन न्यूटनवा कितना लाया, तो 280 और 332 में बहुत फर्क है ना। इसका मतलब ये सूत्र गलत है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। जो कि फोको द्वारा प्राप्त वायु वेग मान से बहुत कम है, इसलिए सूत्र क्या है, अशुद्ध है। और तब बच्चों इस सूत्र का फुली संशोधन चाचा लाप्लास ने। आप तो यहां बता रहे थे कि इस तरह से ध्वनि तरंगों के वेग का जो सूत्र आया चाचा न्यूटन ने गलत बताया था, मारा बहुत गए हो, कहा कि गलत सूत्र बताते हो तुम। लेकिन सोचो न्यूटन चाचा एक ऐसे इंसान हैं कि हर जगह पहुंचे रहते, उष्मा में, प्रकाश में, विद्युत में, माने उनको हर जगह नॉलेज हो जाता है।
तो अब बच्चों लाप्लास संशोधन, यहां पर ये कुछ ज्यादा ही जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन सूत्र का लाप्लास संशोधन, इस चैप्टर से अगर कुछ आता है तो ये जरूर आता है। न्यूटन का सूत्र क्या है, लाप्लास का संशोधन क्या है, ठीक है इंडोला यहाँ। तो लाप्लास संशोधन क्या है प्यारे बच्चों, लाप्लास ने कहा कि जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो बहुत तेज संचरित होती हैं। भाई 332 मीटर पर सेकंड का मतलब हमेशा एक सेकंड में 332 मीटर, 332 मीटर माने एक सेकंड में वह चौराहा पहुंच जाए, देखा मतलब बहुत तेज चलती है। तो लाप्लास ने कहा कि ध्वनि तरंगे जब संचरित होती है किसी माध्यम में तो वातावरण और माध्यम के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, ये घटना अचानक होती है। तो ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में अचानक संचरित होती हैं, वातावरण और माध्यम के बीच ना तो उसमें आ पाती है, न जा पाती है, न आ पाती है, न जा पाती है। माने लाप्लासवा कहा कि ध्वनि तरंगों के संचरण की प्रक्रिया रुद्धोष्म प्रक्रम में होती है और इसलिए कचर दिए जाओगे। ये जो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक है इसके स्थान पे रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक का प्रयोग करो। तो लाप्लास की बात समझ में आई। तो यहां लिखा जाएगा लाप्लास के अनुसार वायु में जब ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं तो अचानक संचरित होती है और माध्यम तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पावे है और इसीलिए ध्वनि तरंगों के संचरण की प्रक्रिया रुद्धोष्म प्रक्रम है। और जब ध्वनि तरंगों में रुद्धोष्म प्रक्रम है तो यहाँ जो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक भी है उसके जगह आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक की जगह रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक ई थीटा या ईएस लेना चाहिए और इसलिए ध्वनि तरंगों का वेग v बराबर √e थीटा अपान d। हम लोग पढ़ चुके हैं रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक गामा और इसलिए ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र गामा p अपान d हुए है। और प्यारे बच्चों आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ध्वनि तरंगों का वेग का सूत्र ये जो चाचा लाप्लास पता लगाए थे आज तक सही है। कोई सोनम नहीं पैदा हुई है इस सूत्र को गलत साबित कर देने के लिए। तो यहाँ पर जो है आज तक ये सूत्र सही है, लंकनी लंकनी से कोई मतलब नहीं है। ध्वनि का वेग अब पता लग गया √ गामा p/d, यही सही सूत्र है। तो यहाँ पर ध्यान दो जरा, इस सूत्र का मतलब चेक किया गया तो उसमें √ गामा इंटू √p/d, बेटा मन ध्यान दो। गामा मोस्टली जो वायु है वो द्विपरमाणु गैसों से मिलकर बनी है और उसके लिए गमोक मान 1.4 होता है और इसका मान आप लोग पता लगाया है लगभग 280। ग्यारह ग्राम में 121, 12 ग्राम में 144, एक वर्गमूल लगभग 1.2, 280 पूरा का 12 थे 24 और 9 माने लगभग 336 मीटर पर सेकंड, माने 334 होती है। हम चूंकि एक वर्गमूल ज्यादा लिख दे तो मान ले दो के मतलब हो 0.44 रहा 0.4 एक है तो 332 मीटर पर सेकंड के लगभग ध्वनि के वेग अब आउट होगा। तो एक मतलब ये सूत्र सही था। तो लाप्लास ने ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र दिया और ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र जो लाप्लास ने दिया उस सूत्र के द्वारा जब ध्वनि तरंगों का वेग पता लगाया गया तो 332 मीटर पर सेकंड के आसपास आ गया और इस तरह से लाप्लास द्वारा दिया गया ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र सच मान लिया गया और आपने ये सारी चीजें लिखी है, हमने लिखाया है। एक और फर्जी बात, ध्वनि तरंगों के वेग की निर्भरता।
ध्वनि तरंगों के वेग की निर्भरता, माने डिपेंडिंग ऑन ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगों के वेग की गौर से देखिएगा, आप लोग तो पुराने जानकार हैं। ध्वनि तरंगों के वेग की, प्यारे साथियों, ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र अंडर रूट गामा पी बाई डी किसने पता लगाया? लाप्लास। यही सच सूत्र है। अब यहां देखो, पूछो हमसे, हम लोग पी बी बराबर क्या जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा ये बताओ, आज बताओ घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो v ऊपर गया, नहीं मानोगे? अब यहां ध्यान दो, P इंटू एम बटा डी बराबर आर टी। अरे मोरी माई, P बटा डी बराबर आर टी बटा एम। तो ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र गामा पी बाई डी को हटाकर क्लियर? क्लियर? अब ध्वनि तरंगों के वेग की निर्भरता इसी सूत्र से आ जाएगी। इस सूत्र से स्पष्ट है। नंबर 1, ध्वनि तरंगों का वेग ताप पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगों का वेग ताप पर निर्भर करता है। ताप कम ज्यादा रहने पर ध्वनि का वेग कम ज्यादा हो जाता होगा, ठीक है? गर्मी ठंडी में ध्वनि का वेग बदल जाता होगा, ठीक है? और अणुभार पर ध्वनि का वेग उल्टा अनुपाती, माने जिस माध्यम का अणुभार कम होता होगा वहां ध्वनि तरंगों का वेग अधिक होता होगा। माने अगर ये भाई हम ऑक्सीजन भरे यही, तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना हो? 32। हम बोला था, सुना था। लेकिन अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन हटाए नाइट्रोजन भर दे, नाइट्रोजन का भार 28, नाइट्रोजन का भार कम हो गया, ध्वनि तेज से, माने हम जो बोलब ज्यादा सुनाए। तो ध्वनि तरंगों का वेग ताप पर निर्भर करता है, ध्वनि तरंगों का वेग अणुभार पर निर्भर करता है, माने माध्यम पर निर्भर करता है। सूत्र में दाब नहीं है, माने ध्वनि तरंगों का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि तरंगों का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर नहीं करता, लेकिन शुष्क वायु के बजाय आर्द्र वायु, माने जैसे कब बारिश और बह रहा है तो क्या घनत्व तो कम रहा था या बिना जो रहा है ध्वनि तेज सुनाई देता है। इधर क्लियर? ध्वनि तरंगों के वेग के सूत्र में कई आयाम है, आवृत्ति है। तो ध्वनि तरंगों का वेग ना आयाम पर निर्भर करता है ना आवृत्ति पर। हमने बकायदा हेडिंग डाल लिखवाया है। ध्वनि तरंगों का वेग ना आयाम पर निर्भर करता है, ना आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना घनत्व पर, ना दाब पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, अणुभार पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि सूत्र में तरंग दैर्घ्य, यह ध्वनि तरंगों के वेग की निर्भरता हो गई। उसके बाद पुनेसा जी बताए थे ध्वनि की तीव्रता। क्या? किसी माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। याद कर लो, I बराबर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी। यहाँ 2 पाई रो और बी कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। माने ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती, आयाम के वर्ग के समानुपाती। I1 अनुपात I2 बराबर A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रताओं का अनुपात आयाम के वर्गों के अनुपात के समान होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बोल दो दिक्कत हो तो।